7. Good morning, good afternoon and good evening. Welcome to Arise and Shine, our English language program, and wherever you are watching us from, a very warm welcome to our episode. हम एनिमल नेम्स कर रहे थे, वी आर ऑलमोस्ट डन. आज हम थोड़ा सा बात करेंगे कि एक एनिमल में जो मेल होते हैं या फीमेल, मेल होता है, फीमेल होती है और उसका जो बेबी होता है उसको एक स्पेसिफिक नेम दिया जाता है. तो हम उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, देन वी आर डन विद दिस. उसके बाद हम आगे चलेंगे. हमने लास्ट टाइम सी एनिमल्स किए थे, फिर हमने इंसेक्ट्स की बात की थी. इंसेक्ट्स होते हैं जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, घरों में भी आप देख सकते हैं. कॉकरोचेस हो गए, बटरफ्लाइज, मोथ्स, एंड्स. बटरफ्लाई वैसे तो दे आर फ्लाइंग इंसेक्ट्स बट दे आर कंसिडर्ड एज स्पाइडर्स एंड स्पाइडर वेब्स बनाते हैं वो. दीज आर स्पाइडर. ये सारे इस तरह के इंसेक्ट्स जो हैं उनके बारे में हमने स्टडी किया. देन वी स्टडीड अबाउट एक्वाटिक एनिमल्स. एक्वाटिक एनिमल्स वो होते हैं जो आप एक्वेरियम्स में भी देखते हैं, एंड दे आर सी एनिमल्स. उसमें बहुत सारे फिश की टाइप्स हैं, बहुत सारे डिफरेंट ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं दैट स्टे इन द फिश. उसमें प्लांट टाइप ऑर्गेनिजम्स भी हैं और एनिमल्स भी होते हैं. ओके, आज हम बात करेंगे, जैसे मैंने आपसे कहा, कि मेल, फीमेल, यानी हर एनिमल के, क्योंकि उनके मेल है, फीमेल, एंड देन द यंग एनिमल. ओके, जो डॉग की बात करते हैं, डॉग, मेल डॉग को कहते हैं. मेल है तो डॉग है, फीमेल है तो बिच. बड़े शौक से, जिन लोगों को इंग्लिश बहुत आती है, बड़े शौक से गाली निकालते हैं, विच इज़ रियली बैड, बिकॉज ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है. वो समझते हैं शायद हमने बड़ी कोई हाई क्लास की गाली दी है, बट दिस इज़, ये शो करता है कि आप मेंटली कितने चीप हैं. एंड देन पपी. ये बात हमने पहले भी की थी. इनके जो बच्चे हैं उनको आप पपीज़ या पपी कहते हैं, ठीक है. मेल को डॉग कहते हैं. ये जो फीमेल्स हैं इनकी, उनको बिच, और जो पपीज़ हैं वो उनके बच्चों को कहते हैं. ओके, अब बिल्ली की बात करते हैं. टॉम कैट. बेसिकली हम वैसे तो बिल्लियों को कैट ही कह देते हैं, बट एक्चुअली इंग्लिश में टॉम कैट जो है वो मेल कैट का नाम है. एंड देन जो फीमेल है उसको क्वीन बोला जाता है. ये फॉर्मल इंग्लिश में इस तरह से बोला जाता है. देन जो बच्चे हैं इनके, उनको किटन्स. बड़ा कम आप ये वर्ड सुनते हैं, ज़्यादा कैट्स का ही लैंग्वेज में वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन क्योंकि हम आपको पढ़ा रहे हैं, यू शुड नो कि फॉर्मल इंग्लिश में इनको क्या कहा जाता है. ओके, मेल हॉर्स को स्टैलियन, ION के साथ, STA, STALLION, स्टैलियन. ओके, स्टैलियन मेल हॉर्स को बोला जाता है. मेयर थोड़ी सी हाइट में भी छोटी होती है जो फीमेल हॉर्स होती है, उसको मेयर कहते हैं, MARE, मेयर. और इनका जो बच्चा होता है उसको कहते हैं फॉल, FOAL. यानी मेल हॉर्स स्टैलियन, फीमेल हॉर्स मेयर, एंड द यंग हॉर्स इज कॉल्ड फॉल. कुछ लोग पोनीज़ का वर्ड भी यूज़ करते हैं. वो स्पेसिफिकली एक स्पीशी होती है पोनी जो हॉर्स की स्पीशी है, कि हॉर्स वैसे हाइटेड होते हैं, लेकिन कुछ एक थोड़ी सी शॉर्ट हाइटेड स्पीशी, इसको पोनी बोला जाता है. लेकिन वैसे स्टैलियन इज़ द मेल, फीमेल इज़ द मेयर, एंड यंग एनिमल में हम बोलते हैं फोल. ओके, टाइगर मेल, और फीमेल है जी इसकी टाइग्रेस. एंड बच्चों को कहते हैं टाइगर कब्स. टाइगर इज द मेल, टाइग्रेस इज द फीमेल, एंड टाइगर कब्स. अगर आप टाइगर नहीं भी बोलें, वैसे भी लोग कब्स का वर्ड यूज़ करते हैं इंग्लिश में. इसका मतलब होता है टाइगर. लायन कब्स अलग होते हैं. जो लायन है, लायन, लायनस, लायन कब्स, तो उनके लिए भी कब्स का वर्ड ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि उनके जो बच्चे हैं उनको कब्स का, CUBS, दैट्स कब्स, ठीक है. लेकिन टाइगर कब्स ज़रा स्पेसिफाई हो जाता है. लायन कब्स जो होते हैं, जो शेर के बच्चे हैं, उन्हें कहा जाता है. टाइगर कब्स जो स्पेसिफिकली टाइगर के बच्चे होते हैं उन्हें कहा जाता है. तो इसलिए टाइगर कब्स अगर आप साथ लगा देंगे तो ये ज़रा उनको स्पेसिफाई कर देगा. लायन इज द मेल. ओके, इसके बाद लायनस, और फिर लायन कब्स. जिस तरह टाइगर कब्स हैं, इसी तरह आप लायन कब्स कहते हैं. यानी टाइगर के जो बच्चे हैं उनको सिंगुलर इज कब, और एक से ज़्यादा हैं तो कब्स, उनके बच्चों को आप ये बोलते हैं. ओके,
ऑलराइट, देन hen की बात करें, रूस्टर इज़ द मेल, मुर्गा जो होता है, ठीक है, उसे कहते हैं रूस्टर, दैट्स द मेल. फीमेल को कहते हैं hen, जो फीमेल चिकन जो हम बात करते हैं ना, एंड चिक उनके बच्चे को कहते हैं, छोटे चिक्स जो होते हैं. बहुत सारे लोग इनको एज पेट्स भी रखते हैं घरों में. तो रूस्टर इज़ द मेल एंड hen इज़ द फीमेल. चिक्स जो वर्ड है वो यूज़ होता है जो इनके बच्चे होते हैं, मुर्गा, मुर्गी और बच्चे, फैमिली काइंड ऑफ थिंग. ओके, बुल जो काऊ होती है उसका जो मेल है उसको कहा जाता है काऊ इज़ द फीमेल, क्योंकि काऊ एक्चुअली वर्ड इज़ फॉर, अब तो लोग वैसे खैर हमें, क्योंकि हमें वी आर नॉट लाइक वेट्स जिन्हें हमें पता होगा एग्जैक्टली ये मेल काऊ है या फीमेल काऊ है, तो लोग काऊ ही बोल देते हैं. लेकिन एक्चुअली जो नेम है मेल काऊ के लिए वो बुल है और फीमेल के लिए काऊ है. इनके बच्चे को कहते हैं काफ. काफ का वर्ड हमने कहीं और भी यूज़ किया था, याद है किसी को? कहाँ किया था? यस, बॉडी पार्ट्स के लिए. वेरी गुड, हरीम को याद है और जी भाई को भी याद है, क्योंकि हमने कहा था नी से नीचे जो पार्ट होता है बॉडी का, वो एक में नी से ऊपर थाई है, नी से नीचे, नी आपका जो घुटना होता है उससे नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? एंकल से ऊपर, वो होता है काफ. लेकिन यहाँ पर जो काफ हम यूज़ कर रहे हैं, दिस इज़ बेसिकली जो यंग एनिमल है किसका? गाय जो होती है, फीमेल जो है वो काऊ है, मेल जो है बुल है, उनका जो बच्चा है उसको आप कहते हैं काफ. ओके, डियर, हिरन, मेल जो होता है हिरन उसको आप डियर बोलते हैं. डो इसकी फीमेल को कहा जाता है. हिरन की जो फीमेल है दैट इज़ कॉल्ड डो. और फॉन, फॉन इनके यंग बच्चे को कहा जाता है. अब मुझे दोबारा से रब ही करना पड़ेगा. ओके, लायन, लायनस, लाइन कब्स. अब आपने मेरे पीछे बोलना है. लायन, लायनस, लायन कब्स. रूस्टर, hen, chicks, bull, cow, calf, deer, doe, fawn, fawn. Okay, चल आगे चलते हैं. And those of you who are watching, अगर आपको notes चाहिए हैं, they are available. You can call on the numbers that are coming on the screen. आप जो स्क्रीन पे नंबर आ रहे होते हैं वहाँ कॉल करके हमें बता सकते हैं. if you need the notes, वो भी आपको भी मिल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमने पिक्चर्स दी हुई हैं ताकि आप उसमें से देख के इजीली लर्न कर सकें. ओके जी, रैम. रैम बोलती हैं, जो बकरा होता है ना मेल, उसको बोलते हैं रैम, और फीमेल होती है यू, EWE. फीमेल शीप जो होती है उसको आप कहते हैं यू. और लैम्ब इनके बच्चे को बोलते हैं. ठीक है, रैम इज़ द मेल शीप कह लें, मेल गोट कह लें, या फीमेल गोट जो है उसको आप यू बोलते हैं. लैम्ब इनके बच्चे को बोलते हैं, इसको प्रोनाउंस करते हैं यू. ओके, और ये है रैम. ऑलराइट, वैसे तो कंप्यूटर की भी एक रैम होती है, पर हम कंप्यूटर लैंग्वेज पे नहीं जाएंगे. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट रैम. सो रैम, यू, लैम्ब. ठीक है, लैम्ब. और खुदा को हम क्या कहते हैं? लैम्ब ऑफ गॉड हु टेक्स अवे द सिंस ऑफ द वर्ल्ड. लैम्ब क्यों कहा गया? क्योंकि वो सैक्रिफिशियल लैम्ब, कहते हैं कुर्बानी का बकरा जिसको आप कहते हैं. तो खुदा हमारे लिए कुर्बानी, इसने अपनी ज़िंदगी, अपनी जान दी थी, तो इसलिए इसको बर्रा, यस, लैम्ब उसको कहते हैं. थैंक यू सो मच. मैंने कहा ना मैं उर्दू सीख रही हूँ, आप मेरे से इंग्लिश सीखें. सो दैट इज़ हाउ इट गोज़. गुड इनफ. ओके, इसके अलावा होपफुली हमने कंप्लीट कर लिया है सारा जो नोट्स में था. ओके, दिस इज़ इट. सो ये था, आपको हमने सिर्फ ये बताना कि मेल, फीमेल और यंग एनिमल्स को आप क्या कहते हैं. और भी बहुत सारे हैं, लेकिन जनरली जो बहुत कॉमनली इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ होते हैं हमने उनकी बात की है. अब हम चलेंगे प्रीफिक्सेस एंड suffixes पे. We are done. Okay, we are going to talk about prefixes and suffixes. इंग्लिश में ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको आप शुरू में कोई उनके लेटर्स लगा दें और या एंड में लगा दें, तो या तो उनका मीनिंग चेंज हो जाता है या उनका जो मीनिंग है वो ऑपोजिट हो जाता है. मैं आपको एक छोटी सी पहले एग्जांपल देती हूँ, फिर हम इसकी तरफ जाते हैं. ये एक वर्ड है सेटिस्फाइड.
आप कहीं जाते हैं और आप कहते हैं जी मैं इनकी सर्विस से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, यानी मुझे अच्छी नहीं लगी, आई एम नॉट हैप्पी विद दिस, तो आप ऐसा वर्ड यूज़ करते हैं कि मुझे इनकी सर्विसेज अच्छी नहीं लगी, सो आई एम नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है, आप ऐसा वर्ड यूज़ करते हैं। इसके शुरू में अगर मैं डिस लगा दूँ, डिससैटिस्फाइड, ये तो था सेटिस्फाइड, यानी अगर आप ये कहते हैं कि इससे मैं सेटिस्फाइड हूँ, ठीक है, तो आपने कहा कि जी मैं इनकी सर्विसेज से बड़ी सेटिस्फाइड हूँ, यानी मुझे मुतमईन हूँ, मैं बहुत अच्छी सर्विसेज है। अगर मैंने कहना है कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, आई एम डिससैटिस्फाइड, अब मैंने क्या किया है, शुरू में DIS लगाया है, ठीक है। इस तरह के जो एफिक्स आप वर्ड के शुरू में लगाते हैं उनको आप कहते हैं प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस वो होते हैं जो आप एक वर्ड के शुरू में कुछ एफिक्स एक ऐसा लेटर्स का अमेलगम होता है या वर्ड होता है जो आप किसी वर्ड के साथ अटैच करते हैं शुरू में, और उससे उसका वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाता है या उस वर्ड को मोर मॉडिफाई कर दिया जाता है। तो ये जो सेटिस्फाइड है वर्ड, यहाँ तो था सेटिस्फाइड, ठीक है, यानी मुतमईन होना, आई एम सेटिस्फाइड दिस सर्विस, विद द फूड, विद द क्लास, सेटिस्फाइड यानी मुतमईन हूँ, डिससैटिस्फाइड मुतमईन नहीं हूँ। तो मेरे सिर्फ DIS लगाने से वो जो मीनिंग है सेटिस्फाइड का वो ऑपोजिट हो गया। तो जब ये, मैं सिर्फ अभी आपको एग्जांपल दी नहीं, विल गो टू द रूल्स के प्रीफिक्सेस और सुफिक्सेस हम किस तरह से बोलते हैं, क्या एग्जांपल्स हैं, विल बी डूइंग दैट, क्योंकि आज की एपिसोड में मैंने आपको वही करवाना है। आपने नोटिस किया होगा लोग कहते हैं जी शी इज़ माई एक्स वाइफ, खुदा ना करे ऐसा हो, लेकिन होता है, एक्स वाइफ होती हैं, एक्स गर्लफ्रेंड्स होती हैं या एक्स बॉयफ्रेंड होते हैं, बट मेरा मकसद यहाँ पे आपको एक्स का मीनिंग बताना है, ओके, क्योंकि इसका मतलब है एक्स वाइफ, यानी अब आप किसी और बीवी के साथ हैं, ये पुरानी वही है, ठीक है, तो आप कहते हैं दिस इज़ माई एक्स वाइफ, या ये अब आप इस बॉयफ्रेंड को छोड़ के नए के साथ हैं, ये सही दिस इज़ माई एक्स बॉयफ्रेंड, विच इज़ वेरी बैड ऑफ कोर्स। एक्स बॉयफ्रेंड यानी पुराना बॉयफ्रेंड, अब आप नए किसी और के साथ हैं। तो ये जो एक्स का वर्ड है ये फॉर्मर के लिए यूज़ है, बिकॉज इंग्लिश करा रहे हैं हम आपको, तो ये बहुत वर्ड यूज़ होता है, इसलिए मैं आपको इसका मीनिंग बता रही हूँ। इट्स अ पार्ट ऑफ प्रीफिक्स। अब देखिए शुरू में मैंने लगाया है, लेकिन यहाँ मैंने हाइफन भी लगाया साथ, क्योंकि जब भी एक्स हम लगाते हैं तो दिस इज़ कॉल्ड अ हाइफन, ठीक है। इसका मतलब है कि आप उसके साथ जोड़ रहे हैं, और एक्स का मतलब क्या है, यानी पुराना, फॉर्मर इंग्लिश का मतलब है अब जो करंटली नहीं है, पुराना। तो आप इसलिए कहते हैं एक्स वाइफ, एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स हस्बैंड, एक्स बॉयफ्रेंड, इस तरह के लोग वर्ड यूज़ करते हैं इंग्लिश में। तो अब देखें एक्स ने उसका मीनिंग ही चेंज कर दिया, वाइफ क्या है, बीवी है, लेकिन अगर मैं कहती हूँ एक्स वाइफ है तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि आपने किसी और से शादी कर ली हुई, दिस इज़ योर एक्स वाइफ, ठीक है, यानी पुरानी बीवी की बात हो रही है, फॉर्मर वाइफ। तो आपने देखा कि सिर्फ एक्स लगाने से द मीनिंग हैज़ चेंज्ड, बात वाइफ की हो रही होती है अगर सिर्फ, तो इसका मतलब कि ये भी मेरी बीवी है, दिस इज़ माई वाइफ, कोई पर्सन अगर बात कर रहा है अपनी वाइफ के बारे में। लेकिन अगर वो कहता है ये मेरी एक्स वाइफ है, यानी अब वो किसी और के साथ है, या चलो नहीं भी है तो उसने छोड़ दिया उन्हें, तो ये क्या है, उसकी एक्स वाइफ है। तो दैट इज़ हाउ दीज प्रीफिक्सेस चेंज द मीनिंग। ये एग्जाम्पल थी आपको बताने के लिए। ओके जी, लेट्स गो प्रॉपरली, इसकी और एग्जाम्पल्स करेंगे और फिर हम बात भी करेंगे प्रीफिक्स सुफिक्स, और सुफिक्सेस क्या है उस तरफ भी आते हैं। सुफिक्सेस होते हैं जो आप वर्ड के एंड में लगाते हैं, उसको एंड में लगाने से उसका मीनिंग थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इस तरह वर्ड है हैप्पी, आई एम हैप्पी यानी मैं खुश हूँ। अगर मैं लिखती हूँ वी वर्क हार्ड फॉर देयर हैप्पीनेस, हम उनकी खुशी के लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं, यानी माँ बाप कहते हैं ना कि हम दिन रात मेहनत करते हैं अपने बच्चों की खुशी के लिए, तो माँ बाप क्या कहें, वी वर्क हार्ड फॉर आवर चिल्ड्रंस हैप्पीनेस। चलें पूरा सेंटेंस ही लिख देती हूँ ताकि आपको पता चले यूज़ कैसे हो रहा है। हार्ड फॉर आवर चिल्ड्रन चिल्ड्रंस हैप्पीनेस। मैंने एन के ऊपर एक कोमा लगाया है, उसको बोलते हैं एपोस्ट्रोफी। अगर आपको याद हो तो हमने पोजेसिव नाउन्स की बात की थी, जिसमें हमने कहा था कि अगर आप ऊपर कोमा लगा दें यानी बच्चों की खुशी, मैं खुश हूँ, हैप्पी, आई एम हैप्पी, ठीक है, ये बात हो रही है कि आप खुश हैं, आप अपने बारे में कुछ बता रहे हैं, दैट आई एम हैप्पी, ठीक है। तो हैप्पी होना
इज़ यू आर टेलिंग कि मैं खुश हूँ, ठीक है, लेकिन इसको मैंने चेंज कर दिया है किसमें, अब नाउन में. दिस वाज एन एडजेक्टिव और एडजेक्टिव चेंज हो गया नाउन में. हैप्पीनेस मैंने सिर्फ NESS इसके साथ लगा दिया, वाई को चेंज कर दिया आई में. उसकी वजह से देखें, हैप्पी यानी मैं खुश हूँ, खुश होना. हैप्पीनेस खुशी, दिस इज अ नाउन. थोड़ा सा मीनिंग चेंज हुआ है बाय एडिंग अ सुफिक्स. सुफिक्स जो है, प्रीफिक्सेस आप वर्ड के शुरू में लगाते हैं, सफिक्सेस आप वर्ड के एंड में लगाते हैं. अब मैं एक और एग्जांपल देती हूँ. मेडिकल वर्ड है बेसिकली मेडिसिन, ठीक है, दवाइयों को भी कहते हैं. उसको अगर मैं मेडिकल लिखती हूँ तो आप कहेंगे यानी किसी तिब्बी शोबे से ताल्लुक़ है ना, यानी आप किसी मेडिकल के प्रोफेशन की बात कर रहे हैं या मेडिकल की किसी चीज़ की बात कर रहे हैं. तो मैंने AL इसलिए लगा दिया साथ कि यानी उससे रिलेटेड चीज़ है कोई, ठीक है, AL. नाउ दिस AL इज़ एक्चुअली अ सफिक्स जो मैंने ऐड किया, तो थोड़ा सा मीनिंग बदला है मेडिसिन से रिलेटेड चीज़, लेकिन अब मैंने इसको क्योंकि वो कोई रिलेटेड चीज़ थी तो मैंने कहा कि जी इनका ये, अब मैं किसी से कहती हूँ आपका क्या प्रोफेशन है, जी मेरा मेडिकल के प्रोफेशन से ताल्लुक़ है. कोई आपको ये बोलेगा मेडिकल, जब वो बोलेगा तो आपको समझ आ जाएगा अच्छा हॉस्पिटल में काम करता है या कोई मेडिसिन का काम करता है. ये आपको ऑटोमेटिकली उसके इस वर्ड से समझ आएगा यानी उसका ताल्लुक़. दिस इज़ टेलिंग यू दैट ही बिलोंग्स टू दैट प्रोफेशन, यानी मेडिकल के प्रोफेशन से मेरा ताल्लुक़ है. या वो नर्स हो सकते हैं, कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई मेडिकल रैप हो सकता है, वॉट एवर हु इज़ वर्किंग इन हॉस्पिटल डूइंग समथिंग रिगार्डिंग मेडिसिन. तो इसका मतलब है कि मेडिकल. अब मैंने AL लगाया है ये आपको बताने के लिए कि इनका यूज़ कैसे होता है इंग्लिश में. AL इज़ अ सफिक्स एंड शुरू में अगर आपने लगाया, जिस तरह हमने सेटिस्फाइड के साथ शुरू में लगाया था डिससेटिस्फाइड, तो वो क्या था, प्रीफिक्स. प्री मीन्स पहले, सफिक्स मीन एंड में, क्योंकि इंग्लिश में ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं. जिस तरह वर्ड इज़ लव, मोहब्बत, ठीक है, लवली. लवली हम वैसे तो एडवर्ब में भी यूज़ किया जाता है, लेकिन देखिए LY मैंने लगाया है लव के वर्ड के साथ, ठीक है, यानी आप ये बहुत अच्छा लग रहा है, यू लुक दिस ड्रेस इज और दिस इज़ लुकिंग लवली, ठीक है, और लव खाली मोहब्बत को ज़ाहिर कर रहा है, ठीक है, और अगर कुछ अच्छा लग रहा है तो आप लवली भी कहेंगे. थोड़ा सा मीनिंग चेंज होता है. कहने का मतलब ये है कि सिर्फ प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस को लगाने से आप उस वर्ड को मॉडिफाई करते हैं. मॉडिफाई मीन यू चेंज इट, समटाइम्स द मीनिंग, समटाइम्स एडजेक्टिव चेंजेस इनटू एडवर्ब, या एडवर्ब चेंज हो जाएगा, एडजेक्टिव जो है वो चेंज हो जाएगा इनटू नाउन. इस तरह के चेंजेस आते हैं बाय यूजिंग प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस. ओके, अब हम शुरू करेंगे वन बाय वन. प्रीफिक्सेस की एग्जांपल्स भी करेंगे ताकि थोड़ा सा और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि हम क्या बात कर रहे हैं विद प्रीफिक्सेस. क्योंकि मैंने आपसे कहा कि प्रीफिक्सेस में कोई ऐसा इफेक्ट्स है जो आपने शुरू में लगाया वर्ड के, उससे उसका मीनिंग बदलेगा या उसमें थोड़े से चेंजेस उस वर्ड में आएंगे बाय एडिंग दी सफिक्सेस. हम कहते हैं कि आपको ये एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट होगी, आपको दोबारा से सबमिट करवानी पड़ेगी. यू हैव टू री सबमिट योर एप्लीकेशन या असाइनमेंट या कोई लेटर और एनीथिंग जो आपने सेंड कर. अब री जो है आप लगाते हैं, री का मतलब होता है दोबारा. मैं आपसे कहती हूँ ये वर्ड, ये पैराग्राफ री राइट करें, क्या समझ आता है री से, यानी इसको दोबारा लिखें. री जो है वो ये शो कर रहा है कि इस चीज़ को आपने दोबारा करना है, समथिंग विच हैज़ टू बी डन अगेन. यानी अगर इसने री सबमिट करवानी, यानी इसका मतलब उसने पहले करवाई थी सबमिट एप्लीकेशन, वो रिजेक्ट हो गई, अब उसने दोबारा से सबमिट करवाई है, क्योंकि री का मतलब है अगेन. जिसके साथ भी आप लगाएंगे उसका मतलब है कि वो चीज़ आपने क्या करनी है, दोबारा करनी है. यू हैव टू री राइट द होल स्टोरी. मैं कोई कॉपी चेक कर रही हूँ और मैं उस बच्चे के सारी उसने गलत लिखी है और मैं उसको काटती हूँ और नीचे लिखती हूँ री राइट दिस स्टोरी. इसका मतलब है कि आपने गलत लिखा है तो उसको दोबारा से लिखें. जिस तरह हम कहते हैं अब बच्चा जो है वो पहले स्कूल में था लेकिन उसका ये फ़ीस नहीं पे कराई और सम रीज़न वो अब स्कूल से उसका एनरोलमेंट से नाम निकाल दिया गया है, तो मेरे पास कोई आएगा जी अब मैं क्या करूँ, मैं कहूँगी आप री एडमिशन करवाएं. अब री एडमिशन का क्या मतलब होगा,
बिल्कुल, क्योंकि पहले वो एडमिटेड था, लेकिन हुआ क्या, क्योंकि वो उसका नाम कट चुका है एनरोलमेंट से, तो मैं उसके पेरेंट्स को कहूँगी जी आप इतनी अमाउंट दे दें और बच्चा दोबारा से री एडमिट हो जाएगा। तो री एडमिशन अगेन मीन के दोबारा से क्या करवाना है, एडमिशन। तो री का जो आप यहाँ प्रीफिक्स लगा रहे हैं, दिस इज शोइंग यू कि इसका मतलब है दोबारा री राइट करना, री सबमिट करना या री एडमिशन करवाना या री एडमिट होना। सो दैट मीन्स कोई चीज़ हुई है लेकिन अब उसको दोबारा किया जा रहा है। सो यू सी व्हाट इज दिस प्रीफिक्स इज डूइंग। अगर खाली सबमिट लिखती मैं तो इसका मतलब था एक ही दफ़ा करवाई गई है। आप कहेंगे जी मुझे इसकी एप्लीकेशन कर दी है मैंने, तो मैं कहूँगी जी आप फ़लाँ ऑफिसर को सबमिट करवा दें, तो दैट मीन्स सबमिट करवा दी आपने। लेकिन आप कहेंगे जी मैंने तो कराई थी वो एक्सेप्ट नहीं की, तो मैं कहूँगी री सबमिट करवाओ, यानी कि दोबारा लिखो, दोबारा सबमिट करवाओ। इसी तरह री राइट होगा, यानी दोबारा से आपने एक दफ़ा वो काम किया अब उसको दोबारा करें। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ द प्रीफिक्स री, जिसके साथ भी आप लगाएंगे। री रेसिटेशन का वर्ड है, यानी दोबारा सुनाना, री राइट है, री एडमिशन है। रेसिटेशन तो खैर वैसे भी ज़ुबानी सुनाने को कहते हैं, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पर री एडमिशन, री राइट या री सबमिशन का मतलब ये कि आपको वो चीज़ दोबारा करनी पड़ेगी। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड री। क्योंकि हम नोट्स दे रहे हैं, आई नो आप लोग भी नोट्स का पूछ रहे हैं, दे आर अवेलेबल, आप कॉल करके बता सकते हैं आपको कौन से चाहिए। ये एक आप लेते जाएं और पीछे पास करते जाएं, बिकॉज मैं यही पढ़ा रही हूँ आपको प्रीफिक्सेस एंड सुफिक्सेस, बिकॉज ये स्टूडेंट्स मेरे साथ पढ़ रहे हैं, सो दे आर गेटिंग द नोट्स। आपको अगर चाहिए हैं तो प्लीज़ कॉल एंड इन्फॉर्म अस कि आपको कौन से नोट्स चाहिए। यू कैन गेट द नोट्स बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन इट, और हम आपको दे देंगे नोट्स जैसे ही आप हमें बताएंगे कि आपको कौन से चाहिए। सो दे आर अवेलेबल। ओके, क्योंकि हम प्रीफिक्सेस पढ़ा रहे हैं तो उसी की अभी हम बात करेंगे। पहले हम प्रीफिक्सेस की एग्जांपल करते हैं। ओके, अब एक चीज़ होती है एक प्रीफिक्स को। सी को का मतलब होता है, जिस तरह हम बात करते हैं कि ये मेरा को वर्कर है, दिस इज़ माई को एम्प्लॉई या को वर्कर। को का मतलब होता है विद, यानी कोई जो आपके साथ कोई चीज़ हो या कोई काम करने वाला है और समथिंग, तो आप कहते हैं, अगर आपने वर्ड यूज़ किया ना को वर्कर, आप कहीं काम करते हैं, आपके साथ कोई और काम करता है, तो आप उसके साथ वर्ड लगाएंगे को वर्कर। वाई को, यानी कि ये पर्सन भी आपके साथ काम करता है। विद का मतलब होता है साथ। सो ही इज़ माई को वर्कर। को वर्कर का मतलब है यहाँ पर कि को अगर आपने ऐड किया है, वर्कर का मतलब क्या है, काम करने वाला, राइट। मैं यहाँ पे वर्कर हूँ जी, ओके, आप किसी जगह काम कर रहे हैं, सो यू आर अ वर्कर, और आपके साथ कोई और भी वहाँ काम कर रहा है, तो आप उसको कहते हैं कि दिस इज़ माई को वर्कर्स, यानी ये भी मेरे साथ वहाँ काम कर रहा है। तो विद का मतलब होता है साथ। तो ये आप को का प्रीफिक्स लगा रहे हैं, ये शो करवाने के लिए कि दैट पर्सन इज़ ऑल्सो वर्किंग विद मी इन दैट सेम प्लेस। ओके, इसके अलावा एक्स मैं बता चुकी हूँ आपको, ए और एन, ए भी लगाया जाता है और एन भी। अगर मैंने कहा इमोरल, मॉरल का मतलब है इखलाकी। ए मॉरल जब हम लगाते हैं, ए का मतलब होता है समथिंग विच इज़ नॉट द वे यू आर थिंकिंग। ए मॉरल है यानी ना इखलाकी, इसका ऑपोजिट है मॉरल का। बड़ा अच्छा, मैं कहूँगी इस बच्चे का अखलाक बड़ा अच्छा है, इसका मॉरल एटीट्यूड बड़ा अच्छा है, बड़े अच्छे से सबसे बात करता है एंड ऑल दैट। लेकिन अगर नहीं अच्छा है तो मैं कहूँगी ए मॉरल, ठीक है, ये इसका ऑपोजिट है। ए अगर आप साथ लगा दें तो दिस इज़ अ प्रीफिक्स। तो आप अगर आप ए लगाएंगे तो शोज़ विदाउट, यानी उसके इखलाकी एटीट्यूड उसका अच्छा नहीं है। इखलाक यानी उसके मैनर्स एंड ऑल दैट, ही इज़ नॉट गुड एट इट, तो आप उसके साथ ए लगा देंगे। एन भी इसी को इंडिकेट करता है, तो ए या एन हम यूज़ करते हैं। एन जिस तरह हम कहते हैं एंटीबायोटिक और एनीमिक वर्ड यूज़ होता है। एनीमिक यानी इसमें किसी चीज़ की कमी है, सो ही इज़ एनीमिक। ए एन साथ लगाने से यानी उसमें कोई चीज़ नहीं है, विदाउट। एनीमिक होने का मतलब ही ये है कि कुछ नहीं है, ठीक है। इसी तरह ए मॉरल, समबडी इज़ विदाउट प्रॉपर मॉरल एटीट्यूड। मॉरल का मतलब ही क्या है, यानी कि उसके अंदर का अच्छा एटीट्यूड नहीं है, अच्छा बिहेवियर नहीं, उसका अखलाक अच्छा नहीं है, सो हमने ए मॉरल का वर्ड यूज़ किया उसके साथ, उसका ऑपोजिट। ओके, इल,
is also a prefix. ये हम सारे prefixes की example करें. We also go to suffixes just to clear the concept for you कि किस तरह से use करना है. Illegal का word आपने ज़रूर सुना होगा. कहते हैं अगर आपने लीगल कुछ करना है, कहते हैं जी मुझे ये काम करवाना है, लॉयर के पास जाना पड़े, तो आप कहेंगे जी इसको लीगली करवाओ, लीगल तरीके से, यानी प्रॉपरली कानून के हिसाब से. सो दिस मीन्स इट इज़ लीगल. अगर कोई नाजायज़ तरीके से कुछ कराएगा तो आप कहेंगे इसको इलीगल. तो इल क्या कहना है? इल का मतलब ये है नॉट लीगल. इल साथ लगेगा तो इसका मतलब नॉट. इलीगल, नॉट लीगल, क्योंकि इल रिप्रेजेंट कर रहा है, बीमार वाला इल नहीं है. बीमार वाला जो होता है ना वो डबल एल के साथ होता है. आई एम इल, ठीक है. ये डबल एल के साथ अगर आएगा तो मतलब मैं बीमार हूँ, वो आई डबल एल इल होता है. ये जो सिंगल एल यहाँ पर लग रहा है ये शो कर रहा है कि ये इसका ऑपोजिट है. लीगल होना जायज़, इलीगल नॉट लीगल. यानी ये जो काम आप करा रहे हैं वो कानूनी नहीं है, कानून की तरह नहीं करवा रहे, कानून के साथ नहीं चल रहे, लॉ को फॉलो नहीं कर रहे. सो यू आर डूइंग व्हाट? इलीगल वर्क. दिस इज़ एन इलीगल वर्क. इसी तरह हम ये एक वर्ड यूज़ करें, थोड़ी सी हाई वोकैब है लेकिन मैं एग्जांपल देना चाह रही हूँ आपको. इलेजिटिमेट. इलेजिटिमेट का मतलब होता है नाजायज़. मोस्टली मूवीज़ में या कॉन्टेक्स्ट में आप पढ़ते हैं ना, ये दिस इज़ ये नाजायज़ बच्चा होना या नाजायज़ चीज़ होना, तो वी कॉल इट इलेजिटिमेट. अगेन इल क्यों यहाँ पे लग रहा है? जो जायज़ नहीं है, ठीक है, जो कानूनन ठीक नहीं है या किसी लॉ के हिसाब से नहीं है. सो दिस इज़ इलेजिटिमेट. लेजिटिमेट अगर मैं लिखूंगी इसका मतलब है नॉट लेजिटिमेट. लेजिटिमेट का मतलब है जो कानून के हिसाब से है या जो लॉ दिया गया उस हिसाब से है, चाहे वो फिर कंट्री का लॉ हो या स्पिरिचुअल लॉ हो या कोई और लॉ जो कंट्री में दिए जाते हैं उनसे रिलेटेड. लेजिटिमेट का मतलब ये कि विद फॉलोइंग द लॉ. इलेजिटिमेट नॉट अंडर द लॉ, ठीक है, क्योंकि इल का मतलब होता है नॉट. यहीं पे हम स्टॉप करेंगे बिकॉज सुफिक्सेस प्रीफिक्सेस के कुछ रूल हैं हाइफन के साथ, वो भी हम आगे करेंगे. बट वी विल स्टॉप हियर बिकॉज वी डोंट हैव मच टाइम. एंड में क्योंकि हम आपको वो करवा रहे हैं 10 कमांडमेंट्स और बहुत सारे चीज़ें मैं अब बीच में आपको बता दूं कि 10 कमांडमेंट्स में ऐसा होता है कि कभी आपको लगता है कि जी फर्स्ट कमांडमेंट ये थी, सेकंड कमांडमेंट ये थी. अभी क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है तो मैं भी थर्ड नहीं लिखूंगी, हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, लेकिन आपको बताना ज़रूर चाहूँगी कि प्लीज़ डू नॉट वरी, हम कमांडमेंट्स को चेंज नहीं कर रहे हैं. हाँ, ये हो सकता है कि मैंने कोई फोर्थ वाली अगर सेकंड पे लिख दी है या थर्ड पे लिख दी है, ये कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप आगे पीछे कर देते हैं, लेकिन 10 कमांडमेंट्स ही रहनी चाहिए, वो नहीं चेंज करनी है आपने. सो ये बस चीज़ आपने याद रखनी, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम नहीं, सो आई वॉन्ट राइट इट. बट प्लीज़ रिमेंबर कि अगर कोई आगे पीछे हो जाती तो कोई गलती नहीं हो रही है. वी आर टेलिंग यू दी कमांडमेंट्स जो बाइबल में है. अगर आप कोई एक पहले बोल देते हैं एक बाद में बोल देते हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो वी आर जस्ट डूइंग इट सिंपल इंग्लिश में करवाने के लिए, आपको सिंपल इंग्लिश वाली करवा रहे हैं ताकि आप इजीली लर्न कर सकें. बट डोंट गेट कंफ्यूज्ड बाय दैट कि ये पहले थी तो ये बाद में लिख दी, ये बाद में थी ये पहले लिख दी. इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. ओके, ज़रूरी है कि वो एग्जैक्टली वही कमांडमेंट होनी चाहिए जो खुदा ने दी है, और सेकेंडली वो प्रॉपर होनी चाहिए. अगर वो सारी आप बताते हैं, अगर थोड़ा आगे पीछे हो जाए, नो प्रॉब्लम. बट वी विल डू दैट इन द नेक्स्ट एपिसोड बिकॉज वी डोंट हैव मच टाइम. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू.